Okay, so we are reading the book NCERT कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. सो हम इसको पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेहतर तरीका है क्योंकि अभी हमारे पास राइटिंग पैड वगैरह नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा तरीका है. ठीक है, तो ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये पहला चैप्टर है. मतलब ऐसे तो चौथा है, लेकिन अपने वीडियो में हम इससे पहला बोलेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस. In this chapter, we will study about some more interesting compound and their properties. Also, we shall be learning about carbon, an element which is immense significance to us in both its elemental form and its combined form. तो कह रहा है इसमें कि इससे पहले हमने बहुत सारे कंपाउंड्स वगैरह पढ़ लिए. सबसे पहले कंपाउंड का मतलब समझ लेते हैं. कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक. इसका मतलब क्या होता है कि एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट होता है जो पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ आपको दिख रही है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सारी चीज़ें एलिमेंट है. लेकिन कंपाउंड क्या होता है. कंपाउंड होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर फॉर्म होता है. जैसे कि HCl, तो H मतलब हाइड्रोजन और Cl मतलब क्लोरीन, इन दोनों से मिलकर बना है तो HCl बना है, तो ये एक कंपाउंड कहलाएगा. या फिर जैसे कि कार्बन होता है, कार्बन की अगर कंपाउंड देख ले तो CO2 हो गया, या फिर CH4 हो गया. CH4 मतलब मीथेन होता है. केमिस्ट्री में ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम याद रखने का थोड़ी चीज़ें ट्राई करेंगे. ठीक है, तो अब आगे बोल रहा है इसमें. तो पहली 5 लाइन पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे देख रहे हैं. तो लुक एट द आइटम्स दैट कम इन द लास्ट column of the above table filled by you. Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compound of carbon. तो कह रहा है कि ज़्यादातर जो आइटम्स होते हैं, ज़्यादातर जो कंपाउंड होते हैं, योर टीचर विल बी ज़्यादा मेड ऑफ द कंपाउंड ऑफ कार्बन. सो मोस्ट ऑफ द आइटम्स, जो भी सब्सटेंस है या फिर आइटम्स है, वो ज़्यादातर कार्बन से बने होते हैं. कैन यू थिंक ऑफ ए मेथड टू टेस्ट दिस. पूछ रहा है कि क्या आप ऐसे कोई मेथड सोच सकते हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि कोई आइटम कार्बन से बना हुआ है या नहीं है. उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछ रहा है. अगर आप सोचना चाहते हैं तो थोड़ा पॉज करके सोच सकते हैं कि ऐसा कोई मेथड है कि आपके पास. व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न्ड. ये कह रहा है कि व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न. मतलब क्या होगा कि अगर किसी कार्बन कंटेनिंग कार्बन को कार्बन कंटेनिंग आइटम को बर्न करेंगे तो उससे क्या होगा. देखो, कार्बन कंटेनिंग आइटम को बर्न करने का मतलब है रिएक्शन विथ O2, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन. तो जब भी इससे पहले अपन ने चैप्टर 1 में कहीं पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब अपन जलाते तो क्या होता है, एक मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है. तो उसी प्रकार से अगर कोई आइटम है उसको अगर हम जलाएंगे तो उसका कार्बन है, क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन का ऑक्साइड बनना चाहिए. और कार्बन का ऑक्साइड बनना चाहिए, इसका मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ द जो मोस्ट फेमस जो गैस निकलती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो यही चीज़ पूछ रहा है. ऐसे जो पहले क्वेश्चन होते हैं ना, इसको थोड़ा ध्यान से देख के थोड़ा गैस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस. फिर से पूछ रहा है एक क्वेश्चन कि क्या तुम ऐसे कोई टेस्ट जानते होंगे तो बता देना कमेंट में. Food, clothes, medicines, books, or many of the things that you listed are all based on the versatile element carbon. In addition, all living structures are carbon based. The amount of carbon present in the Earth's crust and in the atmosphere is quite meager. Meager मतलब होता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा abundance में. तो कार्बन ये कह रहा है कि काफ़ी abundance में है. वैसे मेगर का थोड़ा सा वो देख लेते हैं क्या होता है इसका मतलब. मेगर, MEAGRE, MEAGRE, इसका मतलब होता है ऑफ समथिंग प्रोवाइड और अवेलेबल लेकिन इन क्वांटिटी. ओ सॉरी, इसका मतलब ये है कि अर्थ क्रस्ट में और जो कहना चाहिए एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है. जैसे कि इसमें आगे अमाउंट भी दिया हुआ है. द अर्थ क्रस्ट हैज ओनली 0.02 कार्बन in the form of minerals like carbonate, hydrogen carbonate, coal and petroleum, and the atmosphere has 0.03% of carbon dioxide. एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है. और अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या हो गया, जो अर्थ में अपन जो माइनिंग करते हैं ना जनरली, वहाँ पे कार्बन टोटल अमाउंट जितने भी मिनरल्स वगैरह फाइंड होते हैं उसका 0.02% इतना सा ही कार्बन है. ठीक है, एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. एक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज डायमंड. और जो डायमंड होता है ना वो प्रॉपर कार्बन ही होता है. डायमंड के बारे में भी इस चैप्टर में आगे लिखा हुआ है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन अवेलेबल इन नेचर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन सीम्स टू इमेंस. कह रहा है कि अगर इतना कम अमाउंट में कार्बन अवेलेबल है फिर भी इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है. इन दिस चैप्टर वी विल नो
अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट टू अस, कि क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 4.1 है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कार्बन की बॉन्डिंग होती है और वो क्या करता है, फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड का। तो दो टाइप के बॉन्ड, इससे पहले अपन ने एक आयनिक बॉन्ड पढ़ा है। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयंस क्रिएट हो जाते हैं। आयंस क्रिएट हो जाते हैं मतलब क्या, कि कहीं पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, कहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो अगर कहीं पे प्लस और कहीं पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर अच्छा हो जाएगा। करेक्ट है। और ठीक है, इसके बारे में इस जो 4.1 अपना आर्टिकल कह सकते हैं अपन इसको, जो 4.1 है अपना आर्टिकल, इसके अंदर अपन और भी ज़्यादा पढ़ने वाले, जहाँ पे हम तीन जनरली चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम कंडक्टर की, कंडक्टर जनरली इलेक्ट्रिसिटी का, कि कौन से कंपाउंड जो होते हैं ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। दूसरी चीज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हम नोटिस करेंगे। चलो पढ़ते जाते देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड। वी सॉ दैट द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, high melting and boiling point and conduct electricity in solution or in the molten state। तो प्रीवियस चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, उबलने वाला टेम्परेचर। और मेल्टिंग पॉइंट कहाँ है, जहाँ पे वो मेल्ट कर जाए, कोई भी सॉलिड स्टेट से वो जब अपनी लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो हम उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है इन चीज़ों की फॉर्म को चेंज करने के लिए। और जब इन्हें सॉल्यूशन में डाला जाता है, सॉल्यूशन मतलब क्या, पानी वगैरह में मिलाया जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे ज़्यादा कंडक्टर होते हैं। अब देखो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर तो होंगे ही, क्यों, क्योंकि आयंस डेवलप हो जा रहे हैं, और आयंस मतलब चार्जेस, तो चार्जेस के इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर तो होंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि वी ऑल्सो सॉ हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टीज। Let us now study the properties of some carbon compound. Most carbon compound are poor conductor of electricity as we have seen in chapter 2। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत ही बुरे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल 4.1, द बॉइलिंग एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, वी फाइंड दैट दिस कंपाउंड हैव द लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द आयनिक कंपाउंड। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि कार्बन के जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है कम होता है, और ये कंडक्टर नहीं होते अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये तीन चीजें याद रखेंगे आप। वी कैन कंक्लूड दैट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, since this compound are largely non-conductor of electricity, we can conclude that bonding in this compound does not give rise of ion। जैसे कि मैंने बताया था कि आयनिक कंपाउंड अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के इसीलिए होते हैं, यही रीजन होता है उनमें, क्योंकि उनके अंदर चार्जेस डेवलप हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पे कार्बन में बोला गया कि कार्बन में चार्जेस डेवलप नहीं होते, यही रीजन है कि ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते, इससे हम कंक्लूजन ये ड्रॉ कर सकते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की चार्जेस डेवलप नहीं होते। किसमें, कार्बन के कंपाउंड्स में। आगे पढ़ते हैं। इन क्लास 9th वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो KH सेल जो कि पहली वैलेंसी सेल होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। वैलेंसी सेल क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने ये चीज़, साइंटिस्ट ने एक्चुअली ये चीज़ डेवलप की ली कि जो पहला वाला सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद और 8 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, उसके बाद आगे वाले जो सेल होते हैं उसमें हम और इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो इनके सबसे पहले तो आप नाम याद कर लेना कि जहाँ पे 2 रखे जाते हैं उनको के कहा जाता है, जो बाकी जो नेक्स्ट सेल होता है उसे एल सेल, एम सेल, इस टाइप से नाम दिया जाता है। ठीक है, लेट अस नाउ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, जो कि मैंने कहा। तो पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और अगली वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब देखो मैंने बताया था कि बॉन्डिंग करने का एक ही पर्पज है सारे के सारे एलिमेंट का, क्या, अपने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा कि जो जैसे कि कार्बन वाले इस केस में है कि जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो ये बॉन्ड बना सकता है बाकी एलिमेंट से, और जब भी वो बॉन्ड बनाएगा तो 4 और एलिमेंट की उसके दरकार होगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को आगे थोड़ा मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरे को पता है कि आगे जो बात करते हैं ना वो कार्बन और हाइड्रोजन के
कंपाउंड की बात करता है, लेकिन अभी आगे पढ़ते हैं. व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स इन द वेरियस सेल ऑफ कार्बन. जैसे कि मैंने बता चुका था कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा. हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी कार्बन है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल में होगा, तो 4 होगी वैलेंसी ऑफ कार्बन. ठीक है. वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन एज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड आउटर सेल. जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी आउटर सेल को पूरी करने की, उतनी ही ज़्यादा उसकी रिएक्टिविटी भी होगी. दैट इज अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक बॉन्ड अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल. आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे या तो ले लेंगे. जिनके देखो एनर्जी वाइज जो फीजिएबल होगा कोई भी एलिमेंट वही करेगा. ओके. जैसे कि हाइड्रोजन के फीजिएबल ये भी है कि वो इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उसमें दिक्कत आती है. तो जनरली जो हाइड्रोजन होता है प्लस, वो डिपेंड करता है वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे. क्लास 11 में आप और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में, पर अभी तो हमारे पास कितना सिलेबस है, बहुत छोटा सा ही सिलेबस है, तो आगे बढ़ता है. ठीक है. वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय द टेंडेंसी ऑफ अटेनिंग कंप्लीट फील्ड आउटर सेल, that is attain noble gas configuration. Element forming ionic bond achieves this by either gaining or the losing electron from the outermost cell. In the case of carbon, it has the 4 electron in its outermost cell and need to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration. If it were to gain or lose electron, तो अब यहाँ पे 2 केसेस बताने वाला है कि देखो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे. तो अब देखते हैं जरा क्या होता है. इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मिंग C4 माइनस एन आयन और कैटायन दो होता है. एन आयन में मतलब नेगेटिव चार्जेस और कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्जेस. तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो देखो अभी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा. देखो प्रोटॉन तो अपन कुछ कर नहीं रहे, तो प्रोटॉन पहले 6 थे और पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो चार्जेस जो था वो 0 था. प्लस और माइनस ने दोनों को न्यूट्रल कर दिया. लेकिन अब अगर इसने 4 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके पास 6 ही प्रोटॉन है. तो 10 माइनस 6 तो कम्स आउट टू बी द 4, एंड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए माइनस, तो C4 माइनस डेवलप हो जाएगा. अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं. बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन करना. देखो क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं आपको समझाता हूँ. जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में इतने सारे आप भर दोगे तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगेंगे. ठीक है. तो उससे जो कार्बन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा. ठीक है. और सेकंड केस कह रहा है कि इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 प्लस कैटायन, but it would be require a large amount of energy to remove 4 electron leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electron. C4 प्लस मतलब 4 अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या होगा, इसके पास अब 6 प्रोटॉन हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. तो 6 प्रोटॉन इतने ज़्यादा फोर्स लगाने लगेंगे उन इलेक्ट्रॉन पे, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगेगा कि हो सकता है वो कार्बन जो एटम है वो कोलैप्स ही कर जाए. ठीक है. तो ये दोनों रीजन है, इसकी वजह से ना ही 4 वो लूज कर पा रहा है और ना ही वो 4 गेन कर पा रहा है. तो अब वो क्या करेगा, उसको नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव करना है, तो इसलिए इसका मतलब ये हो कि आयनिक बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, मतलब आयंस तो डेवलप नहीं होने वाला है. और आयंस डेवलप नहीं होंगे तो उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, यार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, क्योंकि अब पहली बार पढ़ रहे हैं तो अब देखते हैं आगे. ठीक है. कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम. कैसे करता है कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स. वापस पढ़ते हैं एक बार. कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम. कौन सी वाली प्रॉब्लम, ना ही वो 4 गेन कर पा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ना ही गेन कर पा रहे, ना ही वो 4 लूज कर पा रहे हैं, लेकिन उसको फिर भी नोबल गैस कॉन्फिगरेशन तो अचीव करनी है. तो वो कैसे करेगा, दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, आउटर मोस्ट सेल में जो है इलेक्ट्रॉन उसको शेयर करना पड़ रहा है विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, या तो दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ, विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट. या तो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा या फिर कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेगा, दूसरे एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेगा. ठीक है. नॉट जस्ट कार्बन बट मेनी अदर एलिमेंट फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मैनर. इसी टाइप से बहुत सारे, सिर्फ कार्बन ही ऐसा नहीं करता, बहुत सारे अदर एलिमेंट्स भी इस टाइप से चीजें करते हैं, शेयर करते हैं. ठीक है. द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू द आउटरमोस्ट सेल ऑफ बोथ द एटम एंड लेड टू बोथ एटम अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. Before going on to compound of carbon, let us look at some simple molecules
formed by sharing of valence electron. तो कुछ एग्जांपल देने वाले, आगे बढ़ते हैं. The simplest molecule formed in this manner is that of hydrogen. As you have learned earlier, the atomic number of hydrogen is 1. Atomic number क्या होता है? Number of protons या फिर number of electron. हाइड्रोजन का कितना होता है? 1. ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, as we all know. Hence, hydrogen has 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स kth सेल. kth सेल मैंने बताया था कि जो फर्स्ट सेल होती है उसको kth बोलते हैं, उसके बाद l होता है, मतलब अल्फाबेटिकली साइंटिस्ट ने नाम दे रखा है. एंड इट रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू फिल द kth सेल. एक और इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता है, किसको? हाइड्रोजन को. ठीक है. सो two hydrogen atom shares their electron to form a molecule of hydrogen H2. देखो यहाँ पे एक ना वर्ड प्ले है, थोड़ा सा वापस एक बार पढ़ लेते हैं वर्ड प्ले समझाने के लिए. सो दो हाइड्रोजन के एटम शेयर्स देयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2. कि दो हाइड्रोजन के एटम एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल बना लेंगे. अब देखो मतलब समझ लो, यहाँ पे दो वर्ड्स आए, एक एटम्स की बात कर रहे हैं और दूसरी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की. इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैंने इससे पहले भी बहुत बार बता चुके हैं. इससे बहुत बार क्या है, इससे पहले तो एक ही वीडियो है उसमें थोड़ा बताया हुआ है कि एटम क्या होता है जब हम सिंगल की बात करते हैं, मॉलिक्यूल क्या होता है? वन मोर देन वन एटम. लेकिन यहाँ पे एक केस आता है कि यार जब मोर देन वन एटम की बात कर रहे थे तो उसको तो हम कंपाउंड भी बोल रहे थे, आपने पहले डेफिनेशन बताया. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है मॉलिक्यूल और कंपाउंड में भी. जो कंपाउंड होता है ना उसमें जरूरी नहीं होता कि जो दोनों एटम जुड़ रहे हैं, दो एटम मिनिमम जुड़ रहे होते हैं, दो एटम जुड़ रहे होते हैं इन द कंपाउंड, वो सेम हो जरूरी नहीं होता. लेकिन मॉलिक्यूल में ये स्ट्रिक्टली जरूरी है कि जो दोनों एटम जुड़े हैं वो सेम हो. करेक्ट है. जैसे कि O2 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों के दोनों सेम एटम है, ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के सेम एटम है, इसलिए हम उनको मॉलिक्यूल कहते हैं. ठीक है. तो ये दो डिफरेंस देख रहे हैं ना, मैं लिख के तो नहीं बता रहा, अभी ऐसे ही देख लेते हैं. दिस अलाउस ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस. ठीक है. हीलियम जो कि नोबल गैस है उसकी बात कर रहे हैं. विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन kth सेल, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है kth सेल में. वी कैन डिपेक्ट दिस यूजिंग डॉट और क्रॉस टू रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो डॉट और क्रॉस है ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे जैसे फिगर दे रखा है 4.1, यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ये एक एटम है, दिख रहा है कर्सर, हाइड्रोजन का एक एटम है और जो x है ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है. यहाँ पे हाइड्रोजन का एक और एटम है और जो x है वो एक और इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में आके क्या हो जाएगा? x और x एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे. तो अब इस हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन है और इस हाइड्रोजन के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इन दोनों ने ही नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अचीव कर ली है. और इनकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी होती है? हीलियम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. विच हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन केस सेल, ये तो पढ़ लिया था. विच इज डिपेंडिंग एंड दिस. ठीक है. So the shared pair of electron is said to constitute a single covalent bond. Single covalent bond कि एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है इनके बीच में. देखो आगे